आज की मूवी है फेस ऑफ। ये अमेरिकन मूवी है। 19 जून 1997 में बनी ये मूवी शुरू होती है शॉन से, जो अपने 6 साल बेटे माइकल के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पार्क से कुछ ही दूर कैस्टर नामी किलर स्नाइपर राइफल से शॉन अर्जुन को निशाने पर लगाए हुए है। स्नाइपर राइफल से निकली गोली सीधी शॉन के बैग पर लगकर निकलती हुई शॉन के बेटे माइकल के सीने में जा लगी, जिससे 6 साल माइकल वहीं दम तोड़ देता है। ये कहानी है एक FBI एजेंट और एक क्रिमिनल की, और ये एजेंट किसी भी तरह से इस क्रिमिनल को पकड़ना चाहता है ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके अपने 6 साल बेटे की मौत का। फिर 6 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। हम देखते हैं कि शॉन अभी भी परेशान है और वो अभी तक बदले की आग में जल रहा है। पिछले 6 साल से कैस्टर की तलाश में है, क्योंकि वो अपने बेटे माइकल के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। इसीलिए वो उसे हर जगह तलाश कर रहा है और उसने कैस्टर के बारे में काफी मालूमात इकट्ठी कर ली है और उसे उस हर आदमी का पता है जो कैस्टर के करीब है। तभी हम कैस्टर को देखते हैं जिसने एक पादरी का रूप धारा हुआ है। कैस्टर लॉस एंजलिस के एक चर्च में बम फिट कर देता है। कैस्टर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है। तभी शॉन को एक खुफिया एजेंट से पता चलता है कि लॉस एंजलिस के एक एयरपोर्ट पर पॉलिक्स नामी एक शख्स ने बड़ी रकम देकर एक प्राइवेट जेट बुक की है। दरअसल पॉलिक्स उसी टेररिस्ट कैस्टर का छोटा भाई है। शॉन को इल्म हो गया था कि कैस्टर इस वक्त कहाँ होगा। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर पॉलिक्स अपने भाई के इंतजार में बैठा होता है। कैस्टर वहाँ पहुंचकर अपने भाई को हंसते हुए कहता है कि लो भाई, अब तो लॉस एंजलिस गया, और हंसते हुए प्राइवेट जेट में बैठ जाता है। जेट उड़ने ही वाला था कि शॉन आर्चर अपनी पूरी टीम के साथ जेट को चारों तरफ से घेर लेता है। फिर भी कैस्टर जेट को उड़ाने की पूरी कोशिश करता है। आखिरकार जेट वहीं एयरपोर्ट की बिल्डिंग से टकराकर वहीं रुक जाता है। फिर पॉलिक्स और कैस्टर यहाँ से भागने लगते हैं, पर शॉन बहुत चौकन्ना था, इसीलिए मौका मिलते ही वो कैस्टर पर टूट पड़ा। दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते कैस्टर उकसा रहा था, उसके बेटे की मौत की याद दिला रहा था और कहता है कि बताओ तुम्हारी बीवी कैसी है और तुम्हारी बेटी, अब तो वो जवान हो गई होगी, एकदम झक्कास। शॉन इसकी बातों से और भी आग बगोला हो रहा था। इसी गुस्से में वो कैस्टर को इतनी जोर से मारता है कि कैस्टर जाकर एग्जॉस्ट की जाली में खींचकर फंस जाता है और वहीं जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की गिरफ्त में होता है। हॉस्पिटल पहुंचकर शॉन को पता चलता है कि कैस्टर कोमा में चला गया है। शॉन सुकून का सांस लेता है और घर की तरफ रवाना हो जाता है। शॉन की वाइफ एब और उसकी 18 साल बेटी को खुशखबरी सुनाता है। वो वाइफ को गले लगाकर बताता है कि मैंने अपने बच्चे के कातिल को हरा दिया, अब मेरा सारा वक्त तुम्हारे और जैनी के लिए है। अगली सुबह शॉन को ऑफिस पहुंचते ही खबर मिलती है कि जेट के मलबे से फ्लॉपी डिस्क मिली है और इसमें दिखने से हमें पता चला है कि इन लोगों ने शहर में बहुत बड़ा बम लगाया है जो अगले ही कुछ दिनों में ब्लास्ट होने वाला है, और अगर वो बम ब्लास्ट हुआ तो सारा शहर तबाह हो सकता है। इस बात को सुनने से शॉन फिर से परेशान होकर पॉलिक्स के पास जाकर बम की मालूमात चाहता है, लेकिन पॉलिक्स उन्हें कुछ नहीं बताता और वो लोग समझ जाते हैं कि पॉलिक्स का मुंह खुलवाना आसान नहीं है। शॉन कैस्टर के सभी साथियों को बुलाकर पूछता है, पर उसे किसी तरह की रसाई नहीं मिलती। फिर कैस्टर की गर्लफ्रेंड साशा और उसके भाई से भी मालूमात लेना चाहिए, पर वो टॉर्चर होने के बावजूद अपना मुंह नहीं खोलते। साशा सिर्फ इतना ही बताती है कि अगले 3 दिन में ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन उसे पता नहीं है कि बॉम्ब कहाँ पर है। ये सारी बातें सुनकर उनका पूरा डिपार्टमेंट परेशान हो जाता है। फिर इनकी मेडिकल टीम से मुलाकात होती है और वो शॉन को बताते हैं कि कैस्टर अभी भी जिंदा है पर कोमा में है, अब उसे शायद कभी भी होश ना आए। लेकिन ये डॉक्टर इसके अलावा शॉन को आइडिया देता है और कहता है हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन सर्जन्स हैं, उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक इख्तियार की है जिससे वो तुम्हारे चेहरे से कैस्टर का चेहरा तब्दील कर सकते हैं। ये टेक्निक है तो रिस्की, पर इससे ये होगा कि कैस्टर के फेस ट्रांसप्लांट ऑपरेशन से कैस्टर बनकर पॉलिक्स से बम की लोकेशन आसानी से मालूम हो सकती है। डॉक्टर हालिक्स शॉन को समझाते हुए कहती है ये टेम्परेरी ऑपरेशन होगा। शॉन कहता है कि इस केस के खत्म होने के बाद क्या होगा, तो वो डॉक्टर बताती है कि हम तुम्हारे चेहरे को फिर से बदल देंगे, हम तुम्हारे चेहरे को तब तक केयरली रखेंगे और केस के खत्म होते ही तुम फिर से शॉन बन जाओगे और किसी को कानो कान खबर ना होगी। तब शॉन भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो मिशन पर जाने से पहले अपनी वाइफ से मिलता है, पर उसे कुछ भी नहीं बताता। शॉन सीधा डॉक्टर हालिक्स के क्लिनिक में पहुंचता है जहां पर इसके फेस का ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऑपरेशन से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और शॉन पूरी तरह से कैस्टर ट्राई की तरह दिखने लगता है और कैस्टर की आवाज के लिए डॉक्टर हालिक्स इसके गले में एक वॉइस ट्रांसमीटर लगा देते हैं। अब शॉन पूरी तरह से कैस्टर ट्राई बन चुका है था। यहाँ से उनकी अगली प्लानिंग शुरू होती है, क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है, इसलिए बिना किसी को इन्फॉर्म किए खामोशी से शॉन को एक कैदी की तरह उसी जेल में भेज दिया जाता है जहाँ पॉलिक्स है। वो जेल बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन की होती है। सभी कैदियों के पैरों में हाईटेक बेड़ियां होती हैं और जेल का पूरा फ्लोर लोहे का बना होता है, जिससे कैदी वहां से लोहे के फ्लोर से चिपके रहते हैं। बहुत ही सख्त सिक्योरिटी वाली जेल होती है, जिससे वो उनकी मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जा सकते। इसीलिए अब शॉन ऐसे ही जेल में घूमने लगता है और तरकीब लगाने लगता है कि वो पॉलिक्स तक कैसे पहुंचेगा। इसी दौरान एक कैदी इस पर हमला कर देता है, क्योंकि वो कैदी कैस्टर से नफरत करता था, क्योंकि कैस्टर ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, उसकी फैमिली को भी बहुत सताया था। इस चीज को देखकर शॉन चौंक जाता है। दूसरे ही लम्हे उसे एहसास होता है कि वो तो कैस्टर के रूप में है। तब भी वो इन कैदियों में पॉलिक्स को देखता है। फिर वो कैस्टर की तरह हरकतें करने
लगता है और उसी कैदी को बहुत ही बेरहमी के साथ पीटता है। तभी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और इन दोनों को अलग करते हैं। अब शॉन के पास पॉलिक्स आता है। उसे यकीन नहीं था कि उसका भाई अभी तक जिंदा कैसे है। शॉन उसे पूरी बात बताते हुए कहता है कि मैं कोमा में चला गया था, लेकिन मैं ठीक हो गया हूँ और ठीक होते ही पुलिस वालों ने मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन जब से मैं कोमा से बाहर आया हूँ बहुत ज्यादा परेशान हूँ और हमेशा ही मेरे सर में दर्द रहता है और मुझे सारी चीजें धुंधली नजर आती हैं और इसी कैफे में इस कैदी ने मुझसे झगड़ा कर लिया। पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। तब पॉलिक्स कहता है कि तुम्हारी इसकी वाइफ पर गलत नजर थी और तुमने इसके साथ बहुत गलत किया था। इस बात को सुनते ही शॉन भी हंसने लगता है। वो ऐसे ही पॉलिक्स से बातें करते हुए अपनी याददाश्त का बहाना बनाकर सारी की सारी खबरें बाहर निकलवा लेता है। इन्हीं बातों से उसे बम के बारे में पता चल जाता है और जैसे ही शॉन को बम के बारे में पता चलता है तो वो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब उसका मिशन मुकम्मल हो गया, अब वो जल्द ही बाहर निकलेगा और बम को डिफ्यूज करेगा और अपने चेहरे के साथ अपनी जिंदगी में वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ कैस्टर भी कोमा से बाहर आ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके चेहरे का सारा मांस गायब है। वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो कॉल करके अपने साथियों को बुलाता है और वो जल्द ही उसके पास पहुंचकर सारे डॉक्टर्स को गन पॉइंट पर अपना कैदी बना लेते हैं। डॉक्टर हॉलिक्स कैस्टर को बताता है कि हमने तुम्हारा चेहरा शॉन को लगा दिया है। शॉन अभी जेल में तुम्हारे भाई के पास बम के बारे में मालूमात ले रहा है। इस बात को सुनकर कैस्टर हंसने लगता है और कहता है असली खेल तो अब शुरू होगा जब तुम लोग शॉन का चेहरा मेरे चेहरे पे लगाओगे। इतना कहकर वो डॉक्टर को मारता है। तब डॉक्टर को मजबूरन शॉन का चेहरा कैस्टर को लगाना पड़ता है। जैसे ही कैस्टर को शॉन का चेहरा मिलता है वो इन सारे डॉक्टर्स को मार देता है ताकि किसी को भी इस बारे में भनक ना पड़े। वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम शॉन को देखते हैं जिसने डॉक्टर्स को वहाँ बुलवाया था ताकि वो उसे जेल से बाहर निकलवा सके। तभी गार्ड्स बताते हैं कि तुमसे कोई मिलने आया है। वो अपने सामने कैस्टर को अपने ही रूप में देखकर वो परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि कैस्टर ने सारे डॉक्टर्स को मार दिया होगा। तभी कैस्टर शॉन के पास आकर कहता है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारी जिंदगी जीते हुए। ऑफिस में भी सभी मुझे बॉस कहकर बुला रहे हैं। सबसे खास बात तो ये है कि आज रात तुम्हारे घर तुम्हारी बीवी ऐप के साथ रहूंगा। शॉन इसकी ये बात सुनकर गुस्से से आग बगोला हो जाता है और गुस्से में आकर कैस्टर पर हमला भी कर देता है। जेलर शॉन को कैस्टर समझकर जेल में वापस बंद कर देता है। शॉन परेशान हो जाता है कि वो बुरी तरह से फंस गया है और वो कभी भी प्रूफ नहीं कर पाएगा कि वो शॉन है। तभी हम कैस्टर को देखते हैं जो शॉन के घर पहुंचकर उसकी वाइफ से मिलता है और उसके साथ साथ उसकी बेटी को भी हवस भरी निगाहों से देखता है और अपनी की हुई प्लानिंग के मुताबिक काम शुरू कर देता है। वो सबसे पहले जाता है अपने भाई के पास, उसे ऑफिस में लाता है और ऑफिस के सारे स्टाफ को बताता है कि पॉलिक्स बॉम्ब की लोकेशन बताने को तैयार है, पर इसके बदले में हमें उसे रिहा करना होगा। सभी इस बात के लिए मान जाते हैं और कैस्टर पॉलिक्स के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि इस बम को मैं खुद डिफ्यूज करूंगा और सबके सामने हीरो बन जाऊंगा और मुझे प्रमोशन भी मिलेगी। तब मेरे हाथ में ज्यादा ताकत होगी और जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे मैं शहर में क्राइम बढ़ा दूंगा। हम दोनों बड़े बनते जाएंगे और इस खेल में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अब हमें किसी से छुपना भी नहीं पड़ेगा और हमें भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे पास अंदर की सारी खबरें होंगी और हम सबसे पहले अपने सारे दुश्मनों का खात्मा करेंगे। पॉलिक्स को भी ये खेल बहुत पसंद आया। सारी टीम को लेकर बम की लोकेशन पर पहुंचता है। सारे लोग बम डिफ्यूज करने लगते हैं, लेकिन इस बम को डिफ्यूज करना बिल्कुल भी आसान नहीं। इनके पास वक्त बहुत कम था। कैस्टर ने फिर से अपनी चालाकी दिखाई और सबको यहाँ से बाहर निकाल देता है और कहता है मैं इस बम को देख लूंगा, क्योंकि कैस्टर को इस बम का पासवर्ड पता था। वो पासवर्ड दबाकर बम को रोक देता है और पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि शॉन ने अपनी जान पर खेलकर इस बम को डिफ्यूज किया। अब कैस्टर हर जगह का हीरो बन जाता है। शॉन को जेल में इस बात का इल्म होता है, इसलिए वो और भी परेशान होने लगता है। वो किसी तरह भी इस जेल से जाना चाहता था। यहाँ से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले इसे अपने शूज से छुटकारा पाना होगा, जो बहुत ही हाइडेनिक है। फिर शॉन को पता चलता है कि किसी भी कैदी को मेडिकल रूम में जाने के लिए शूज उतारने पड़ते हैं। फिर शॉन प्लानिंग के तहत एक कैदी से लड़ाई के दौरान उसे भी खूब पीटता है और खुद भी मार खाता है। शॉन को जख्मी हालत में गार्ड्स उसी मेडिकल रूम में ले जाते हैं। तब शॉन को पता चलता है कि कैदियों को यहाँ लाने के बाद टॉर्चर किया जाता है और अभी उन्होंने उस आदमी को भी टॉर्चर किया होता है जिससे अभी शॉन का झगड़ा हुआ था और अब वो लोग शॉन को टॉर्चर करने वाले होते हैं, इसीलिए वो लोग इसके जूते उतार देते हैं। तब शॉन इस आदमी से मदद मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और अगर तुम साथ दो तो हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। वो कैदी शॉन की ऑफर कबूल करते हुए डॉक्टर्स और गार्ड पर हमला कर देता है। फिर फाइट करते करते वो इनको बेहोश करके सिस्टम को बंद करने लगते हैं, जिससे कैदियों में हलचल मच जाती है और पूरी जेल से लोग चिल्लाने लगते हैं। हर तरफ होती लड़ाई को देखकर इसका फायदा उठाते हुए दोनों बाहर निकलने लगते हैं। अब सारे कैदी आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही खराब हो चुका होता है। इसी दौरान इसका साथी गिरते हुए लटक जाता है। शॉन ने बहुत कोशिश की कि वो बच जाए, पर वो गिरकर वहीं मर जाता है। इसीलिए शॉन अब अकेला भागने लगता है। भागते भागते वो जब जेल की छत पर पहुंच जाता है तो इसके यहाँ औसान खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सारी जेल पानी के ऊपर बनाई गई होती है। इतने में जेल के गार्ड्स हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं और शॉन को फायरिंग की जरूरत में लेना चाहते हैं, पर शॉन
अपनी फैमिली की तरफ से बहुत फिक्रमंद था और कैस्टर की बदनामी वाली मौत नहीं मरना चाहता था, इसीलिए उसने पानी में जंप लगा दी और गार्ड्स ऐसे ही गोलियां चलाते रहे। दूसरी तरफ देखते हैं कि उसे पता लग चुका है कि शॉन जेल से भाग चुका है, लेकिन सबका कहना है कि वो मर चुका है, पर किसी को इसकी लाश नहीं मिली। इन सब चीजों को देखने के बाद कैस्टर समझ जाता है कि अब शॉन इसके पीछे आएगा। दूसरी तरफ शॉन को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी को कॉल करके सारी बातें बताने की कोशिश करता है, पर उसकी बीवी उसकी बात नहीं सुनती और फोन रख देती है। शॉन सोचता है अगर कैस्टर इसकी जिंदगी जी रहा है तो शॉन भी इसकी जिंदगी जिएगा। वो पहुंचता है कैस्टर की गर्लफ्रेंड साशा के पास। साशा के साथ इसका भाई भी था, इसका नाम है डीट्रिच। शॉन अब उनके साथ रहने लगता है और जब वो साशा से मिलता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर कैस्टर का एक बेटा भी है। तभी पॉलक्स को दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर शॉन को देख लेता है और समझ जाता है कि वो यहाँ पर क्या करना चाहता है। ये बात वो कैस्टर को बताता है। कैस्टर अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ पहुंच जाता है और आने के बाद सबको मारने की कोशिश करता है और साशा को भी, ताकि कोई भी सबूत न छूट जाए। लेकिन शॉन आकर साशा और उसके बेटे को बचाता है, पर इस हादसे में डीट्रिच और इसके साथी मारे जाते हैं। शॉन भागने लगता है और रास्ते में उसे पॉलक्स मिलता है। शॉन पॉलक्स को मार देता है, लेकिन अब शॉन भी काफी जख्मी था। कैस्टर जैसे ही अपने भाई की लाश को देखता है तो गुस्से से आग भगोला हो जाता है। शॉन भागता हुआ अपने घर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात उसकी बीवी से होती है। ऐप उसे यहाँ देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि कैस्टर उसे मारने आया है। तब शॉन उसे सारी बातें बताता है, पर ऐप कुछ भी सुनने को तैयार न थी। तब वो बहुत मुश्किल से उसे खामोश कराकर अपनी हर एक बात बताने लगता है, यानी उन दोनों के बीते हुए पल। पर ऐप को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती है कि तुमने ये सारी बातें शॉन से पता लगाई होंगी। तब शॉन कहता है कि तुम्हें मेरा ब्लड ग्रुप पता है, तुम जाकर कैस्टर का ग्रुप पता करो, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या गलत, क्योंकि इंसान का ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं बदलता। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। फिर ऐप भी इसके बारे में सोचने लगती है। फिर वो कैस्टर के पास जाती है और इसके ब्लड का सैंपल ले लेती है और लैब में पहुंचकर टेस्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि इसके ब्लड का ग्रुप अलग ही है। तब ऐप को यकीन आ जाता है कि सच क्या है। तब भी वहाँ पर शॉन आता है और इन दोनों ने जितने भी हसीन लम्हे साथ गुजारे हैं वो इनका जिक्र करने लगता है, इसीलिए ऐप और शॉन दोनों रोने लगते हैं। फिर हम कैस्टर को देखते हैं, उसे भी अब ऐप पर शक हो जाता है कि वो कुछ न कुछ तो जरूर जानती है। फिर भी कैस्टर अपने काम को जारी रखता है और सबसे पहले अपने सीनियर को मार देता है ताकि उसके मरने के बाद उसकी सीट उसे मिल जाए। और कैस्टर जितना पावरफुल होगा उतनी ही ज्यादा तबाही मचा सकता है। और फिर कैस्टर ऐप के साथ अपने सीनियर की सोग में जाता है। वहाँ शॉन भी आया होता है। फिर शॉन कैस्टर के अकेले होने का इंतजार करता है। शॉन कैस्टर को अकेला पाकर इसके सामने जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। कैस्टर यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया है, उसने हर जगह अपने आदमी फैला रखे थे। तभी हम देखते हैं शॉन भी साशा और उसकी टीम के साथ आया है, लेकिन कैस्टर यहाँ पर शॉन की वाइफ को निशाने पर रखा हुआ है। सब ने एक दूसरे पर गने तान रखी हैं और फिर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। सभी एक दूसरे को मारने की कोशिश में होते हैं। शॉन कैस्टर पर हावी हो जाता है और कैस्टर यहाँ से साथियों को मार रहा होता है और कैस्टर साशा को निशाने में लेकर मार देता है। साशा को मारा हुआ देखकर शॉन को बहुत दुख होता है, इसीलिए वो एक बार फिर उन पर हमला कर देता है। कैस्टर देखता है कि ये लोग कमजोर पड़ रहे हैं, फिर वो अपनी आखिरी बाजी खेलता है। यहाँ पर शॉन की बेटी जेनी को लाता है। जेनी को इस चीज का पता नहीं था कि इनके चेहरे बदल चुके हैं। वो कैस्टर के पास चली जाती है और कैस्टर इसी चीज का फायदा उठाता है और वो जेनी के सर पर गन रख देता है। तब जेनी को सारी बात का इल्म होता है, इसलिए जेनी अपना चाकू निकालकर कैस्टर की टांग में घोंप देती है और कैस्टर जख्मी होकर भागने लगता है। अब शॉन इसके पीछे था। कैस्टर एक बोर्ड से भागने लगता है, पर शॉन अभी भी उसके पीछे है। दूसरी तरफ FBI वालों को सारी बात बताते हुए कहती है कि कैस्टर ने कैसे अपने सीनियर को मारा है और FBI वालों को जल्द ही यकीन आ जाता है, क्योंकि उन्होंने शॉन की शक्ल में छुपे कैस्टर पर पहले ही शक था। इसलिए अब FBI की पूरी टीम निकल पड़ती है, लेकिन शॉन इसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जानता था कि अगर कैस्टर यहाँ से भाग गया तो इसके साथ साथ इसका चेहरा भी चला जाएगा। इसलिए शॉन अपनी पूरी जान लगा देता है और आखिर में वो कैस्टर को पकड़कर किनारे पर ले आता है, जहाँ पर FBI की पूरी टीम चली आती है। फिर अब वो शॉन को नहीं बल्कि कैस्टर को पकड़ते हैं। तभी वहाँ पर ऐप आती है और कहती है कि मैंने सर्जन्स को बुला लिया है और वो जल्द ही तुम्हारे चेहरे को बदल देंगे। और ऐसा ही होता है, शॉन को अपना चेहरा वापस मिल जाता है। फिर वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है और उसकी फैमिली उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन शॉन अपने साथ यहाँ पर एक बच्चे को लाया है। ये बच्चा साशा का है, क्योंकि इस बच्चे का इस दुनिया में अब कोई नहीं है, इसलिए शॉन इसे अपने साथ रखने वाला है और इसकी फैमिली भी इस बात पर राजी हो जाती है। और इसके साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। मेरी नई वीडियो आने तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रब राखा।